हाँ तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। अब हम ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से हमने रस्सी पर जब तरंगे चली थी तो रस्सी पर चलने वाली तरंगों की चाल के बारे में बात की थी। रस्सी पर चलने वाली तरंगों की चाल का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था v बराबर √t/μ। तो वैसे ही यहाँ पर ध्वनि की तरंगे किसी माध्यम में चलती है, जैसे किसी गैस में चलेगी या कि हवा में चलेंगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। या किसी जो है सॉलिड ठोस वस्तु में चलेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया, उसको प्रूफ मैं करा दूंगा। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं, हालांकि हम प्रूफ उसका कर चुके हैं। तो v बराबर √β/ρ, या फॉर्मूला रटेंगे, मैं लिख रहा हूं v बराबर √β/ρ। ध्वनि तरंगों की चाल, स्पीड ऑफ साउंड वेव v इक्वल टू √β/ρ। गैस या हवा का प्रत्यास्थता गुणांक है। बीटा क्या है? गैस या हवा का प्रत्यास्थता गुणांक है ना। और रो क्या है? माध्यम यानी कि हवा का घनत्व, अगर हम हवा की बात कर रहे हैं। तो ध्वनि तरंगों की चाल निकालनी है, किसमें? हवा में निकाल लेते हैं। अब देखो, √β/ρ है, प्रत्यास्थता गुणांक है। अब हमने ये जाना है कि जब गैस में या हवा में ध्वनि तरंगे चलती है तो कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन होता है, जिसकी वजह से हवा दबती है और फैलती है। कंप्रेशन और जो है रेयरफैक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि हवा दबती है यानी कि दाब पड़ता है। तो जब दाब पड़ेगा तो उसमें जो परिक्रम होगा, दाब पड़ेगा, आयतन बदलेगा, तो उसमें जो परिक्रम हुआ यानी कि दाब बदला, दाब बढ़ा, आयतन कम हो गया, और दाब कम हुआ, आयतन बढ़ गया। तो इसमें ये मान लिया गया, न्यूटन ने ये माना कि भाई इसमें ताप नियत रहता है, यानी कि उसने माना कि ये आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? समतापी प्रक्रम है। और समतापी प्रक्रम मान करके उसने ध्वनि की चाल की वैल्यू हवा में निकाली, ध्वनि की चाल की वैल्यू हवा में निकाली। तो अब हीट वाले चैप्टर से हमें पता है कि भाई समतापी प्रक्रम में बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? याद करो, समतापी प्रक्रम में बीटा की वैल्यू किसके बराबर करी थी हमने? वो करी थी हमने P के बराबर, है ना। ये मैं प्रूफ करा दूंगा, इसको नोट करवा के प्रूफ करा दूंगा, आप उसको देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या याद रखेंगे कि हवा में ध्वनि का चलना कैसा प्रक्रम है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार हवा में ध्वनि का चलना समतापी आइसोथर्मल प्रक्रम है, प्रोसेस आइसोथर्मल प्रक्रम है। तो इसके लिए एक कंडीशन क्या होती है कि जो बीटा होता है, बीटा बराबर होता है P के, बीटा बराबर होता है P के। ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं हीट वाले चैप्टर में, वहां पर आप इस रिजल्ट को देख सकते हो। हालांकि मैंने भी यहाँ पे नोट करके इस बात को प्रूफ कराया हुआ अलग से, ताकि आप इसको समझ लें। लेकिन फिलहाल आपको याद रख लें, क्योंकि मैं भी फिलहाल इसका रिजल्ट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ के हिसाब से ये समतापी प्रक्रम हो गया, और ध्वनि का चलना उसने मान लिया कि जब ध्वनि चल रही है तो उसमें अंदर समतापी प्रक्रम हो रहा है। बीटा बराबर ये आ गया, तो v बराबर आ गया √P/ρ। और एनटीपी पर, एट एनटीपी, अगर एनटीपी की बात करें तो एनटीपी पर प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और बेटे ये हवा का घनत्व, एयर का हवा का घनत्व कितना होता है? 1.3 इंटू 10, ये इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इतना पास्कल। तो ये सोल्व करने पर जब आता है तो ये देखा गया कि एयर में ध्वनि की चाल लगभग 280 मीटर पर सेकंड आई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। किसके अनुसार आई है? न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार ये आई। लेकिन कुछ लोगों ने इसको मान लिया और इसको मान करके कुछ समय तक इसको यूज भी किया, लेकिन प्रैक्टिकल से जब वेरीफाई किया गया
कि यार ध्वनि की चाल तो इतनी आ ही नहीं रही, प्रैक्टिकल से तो आ रही थी लगभग 332 मीटर पर सेकंड। कितनी आ रही थी? 332 मीटर पर सेकंड आ रही थी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एनटीपी पर। तो उसका मतलब न्यूटन साहब का रिजल्ट क्या हुआ? गलत हुआ। न्यूटन साहब का रिजल्ट ये गलत हुआ। तो बार बार कैलकुलेशन चेक की, देखा यार कुछ गलती हो रही, कुछ गलती हो रही, तो कुछ भी गलती नहीं पाई, सब कुछ ऐसे ठीक पा रहा था। तो उनका एक चेला था, उनका एक शिष्य था जिसका नाम था लाप्लास, जिसका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने कहा कि सर हमने इस प्रक्रम को समतापी माना है, लेकिन ये जो समतापी माना है, समतापी ना हो करके ये एडियाबैटिक प्रक्रम होगा, ये एक एडियाबैटिक प्रक्रम होगा, रुद्धोष प्रक्रम होगा। रुद्धोष प्रक्रम के हिसाब से उसने ये कहा कि भाई मैं इसमें कुछ करेक्शन करता हूं। तो हम क्या पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में, लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने जो भी इसमें त्रुटि सही की, उस त्रुटि को, उसको हम बोलेंगे लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने जो भी इसमें चेंजेस किए, उसने कहा कि हवा में ध्वनि का चलना, हवा में ध्वनि का चलना एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। अचानक बहुत तेजी से दाब और वो दबता है हवा, जब हम बोलते हैं पता भी नहीं लगता कितनी तेजी से दब जाता है, और उसमें का स्थानांतरण का भी पता नहीं लग पाता, इतनी तेजी से हो जाता है कि हमारे पास जो है उस प्रक्रम को हम रुद्धोष प्रक्रम कह सकते हैं। अचानक होने वाले प्रक्रम क्या कहते हैं? वाले जो अपने रुद्धोष प्रक्रम होते हैं, एक रुद्धोष प्रक्रम होता है ना। यानी कि इसमें कौन सा? पी की पावर गामा बराबर नियतांक, ये वाला लगता है। अच्छा, इसमें कौन सा लगता था? आइसोथर्मल में क्या होता था? पी बराबर कांस्टेंट, तो ये वाला लगा दिया था यहाँ पे। तो इससे तो हमारे पास बीटा बराबर पी आता था। लेकिन जब ये वाला लगाते थे तो याद करें क्या कि बीटा बराबर होता गामा पी। गामा क्या होता था? रुद्धोष्म गुणांक, रुद्धोष्म प्रक्रम गुणांक, रुद्धोष्म प्रक्रम गुणांक, जिसकी वैल्यू आपको याद भी होगी, गामा बराबर होती थी CP/CV। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं? हम ये हीट में पढ़ चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। ये वाला रिजल्ट ही प्रूफ कर चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार फिर मैंने प्रूफ किया हुआ भी है, इसको नोट में देख लेना, अच्छे से समझा रखा है मैंने इसको, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिख भी जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको फिलहाल याद रख लेना कि भाई रियलिटी में ये होता है। उसने कहा कि भाई जो हवा में चाल होती है ना, वो √ऑफ गामा P/ρ होती है। तो गामा की वैल्यू होती है हवा के लिए 1.4, हवा के लिए कितनी होती है? 1.4। तो 1.4 और ये वाली 1.0 × 10⁵ डिवाइड बाय 1.3। जब इसको सोल्व किया गया तो जो हवा में इसकी चाल आई, ये आई 332 मीटर पर सेकंड एट एनटीपी पर, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई। यह प्रयोगों से मैच करी, इसको मैच करा दिया गया, मैच की, जो कि सही है। इसका मतलब ये मान लिया गया कि हाँ भाई, हवा में जब हम बोलते हैं ध्वनि चल रही है, ध्वनि का चलना कैसा प्रक्रम है? एक रुद्धोष प्रक्रम है। बहुत तेजी से हमारे पार्टिकल जो होते हैं दबते हैं और फैलते हैं, जिससे कि हमें इसमें गामा का यूज करना पड़ेगा। और किसी भी गैस में चलेंगे, हर गैस का गामा अलग अलग होता है, हर गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग होती है, इसलिए अलग अलग गैसों में अलग अलग चाल होगी इसकी। और गामा आपको कैसे निकालते हैं, क्या होता है इसकी, कैसे क्या क्या वैल्यूज होती हैं, वो सारी हमने हीट वाले चैप्टर में अच्छे से रटवा दी थी। बस इतना सा यूज यहाँ पे हीट वाले चैप्टर का है, तो इसलिए हीट पहले पढ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएंगे अच्छे से। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इसको भी और उसको भी प्रूफ किया हुआ है इसी टॉपिक में, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई हवा में इसकी जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको लाप्लास करेक्शन के आधार पर हम करेक्ट कर सकते हैं। लाप्लास करेक्शन के आधार पर इसको करेक्ट कर दिया गया, और रिजल्ट जो होगा वो अब ये मानने के लिए रखा जाएगी कि ये हमारा कैसा है? रुद्धोष प्रक्रम होता है ध्वनि में हवा का चलना। यानी कि रुद्धोष प्रक्रम का एक एग्जाम्पल भी हो गया, रुद्धोष प्रक्रम का एक एग्जाम्पल भी हो गया ये। ओके, चलिए नोट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे बीटा बराबर पी या बीटा बराबर गामा पी लिया। देखो, हमने ये लिया था आइसोथर्मल के लिए, समतापी के लिए, यानी कि आइसोथर्मल के लिए, समतापी या आइसोथर्मल के लिए हमने क्या लिया? बीटा बराबर पी लिया।
तो ये कहाँ से आया भाई? तो बीटा बराबर पता होना चाहिए क्या होता है। बीटा बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा वी अपॉन वी, या फिर माइनस के डी पी अपॉन डी वी बाई वी, एक ही बात है, ऐसा लिखना। तो हमें पता है कि पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, दिस इज नियत, ये नियत है। तो पी बराबर सी अपॉन वी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना, डिफ्रेंशिएशन करते हैं भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन मान लो हमने करा, हमें चाहिए डी पी बाई डी वी चाहिए, तो डी पी बाई डी वी, एक बटे वी का डिफ्रेंशिएशन एक बटे माइनस के वी स्क्वायर, और सी जुगा तू। अच्छा सी की वैल्यू क्या है, पी वी है, तो क्या सी की जगह पी वी लिख सकता हूँ, ये लो लिख दिया पी वी। भाई वी का तो आ गया एक बटे माइनस एक बटे वी स्क्वायर, लेकिन सी की जगह पी वी लिख दिया, इससे क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा, एक कट जाएगा, तो माइनस के पी बाई वी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डी पी बाई डी वी की जगह माइनस के पी बाई वी आ गया। या ये भी कह सकते हैं भाई हमारे पास ये वाला देखो, यहाँ से ये वी ऊपर चला जाए तो माइनस के डी पी बाई डी वी इंटू वी, तो यहाँ से भी वी इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस के पी। तो यहाँ माइनस के पी मतलब बीटा तो चूंकि तो डेल्टा वी नेगेटिव होता है, तो कहने का मतलब यह है इसको माइनस को यहाँ ले लो, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, पी आ गई, बीटा की वैल्यू पी आ गई। अच्छा अब ये तो हो गया समतापी के लिए, समतापी के लिए, आइसोथर्मल के लिए। अगर मैं बात करता हूं रुद्धोष्म के लिए, रुद्धोष्म के लिए या फिर एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या होगा, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी कि पी बराबर सी बाई वी की पावर गामा। तो इसमें डी पी बाई डी वी क्या बनेगा, एक बटा ये वी की सी वी की पावर माइनस गामा लिख देंगे। अच्छा सी की जगह क्या लिख दूंगा, बाद में ही लिखूंगा, बाद में लिखेंगे, तो माइनस गामा वी की पावर माइनस गामा माइनस वन इंटू सी, माइनस गामा, और सी को लिखा मैंने पी वी की पावर गामा, और इसको नीचे ले गया वी की पावर गामा प्लस वन। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये बना गामा वी की पावर गामा, वी की पावर गामा कट जाएंगे, नीचे से वी की पावर गामा इंटू वी लिख देंगे ना इसको, इससे पूरा का पूरा कट गया, तो ये आ गया माइनस के गामा पी अपॉन वी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से हमारे पास डी पी बाई डी वी, और ये आ गया वी माइनस के, दैट विल बी माइनस के, दैट विल बी बीटा गामा पी, इसी को हमने क्या नाम दिया, बीटा। तो इस तरीके से हमने बीटा बराबर गामा पी लिखा। हमने अभी स्पीड ऑफ साउंड वेव वाले फॉर्मूले में बीटा को गामा पी इसलिए लिखा है क्योंकि रुद्धोष्म या एडियाबैटिक में गामा पी होता है, ठीक। और याद रखें गामा की एयर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1.41 मान होती है, और गामा को अगर निकालना तो सी पी बाई सी वी से निकाल सकते हैं, अलग अलग गैसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ा था आपने इसके लिए, स्वतंत्रता की कोटि 1+2/f, इससे भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है ना, 3, 5, 7 इस तरीके से, तो हमें सारे गामा निकाल सकते हैं, है ना, सारे गामा। चलिए तो ये आपके नोट करने के लिए कि भाई कहाँ से वो रिलेशन आए थे, नहीं तो याद रखें क्योंकि चैप्टर में हम कहाँ पढ़ चुके हैं, हीट में पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो ये हमारे लिए अब सिर्फ याद करने की चीज है कि गामा बराबर पी या गामा बराबर गामा पी। यहां पर हमारा कौन सा काम की चीज है, बीटा बराबर गामा पी। तकनीकी की चाल का जो हमारे पास फॉर्मूला आया, क्योंकि उसमें गैसों में अलग अलग होगी चाल, तो इसको हम गैस के हिसाब से भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास गामा पी अपॉन रो आया, तो ध्यान से देखो पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो पी बराबर क्या होगा, एन को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम नीचे आ गया आर टी। ये क्या बना, रो, ये क्या बन गया, रो। तो पी बाई रो बराबर आर टी बाई एन। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं गामा आर टी बाई एन। इस फॉर्मूले को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना
क्योंकि ये एसआई सिस्टम में है इसकी यूनिट, तो ये आर भी एसआई सिस्टम में, टी भी एसआई सिस्टम में, तो एम को भी एसआई सिस्टम में। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। किलोग्राम में लेना जरूरी है, क्योंकि हमें जो मॉलिक्यूलर मास अणुभार याद होते हैं वो ग्राम में याद होते हैं। इस सवाल में गलती यही होती है कि हम इसमें अणुभार रख देते हैं। मान लो बोला नाइट्रोजन का अणुभार 28, तो हम यहाँ 28 रख के सोल्व कर लेंगे कि नाइट्रोजन में कितनी चाल होगी, है ना। उसका हमें गामा पता होगा, आर पता होगा, बोला कि 400 डिग्री सेल्सियस से बताओ, है ना। किसी भी ताप पे पूछ लेगा, तो किसी भी ताप को दे करके बोलेगा उसमें बताओ। तो हमें क्या होता है, जनरली गैसों के अणुभार ग्राम में याद हो जाते हैं या दिया रहता है ग्राम में, लेकिन हमसे किलोग्राम में बदलना भूल जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर इसका आंसर मीटर पर सेकंड में आना है तो उसको तो किलोग्राम में रखना पड़ेगा ना ऐसे सिस्टम में। तो ये गलती है जो बच्चा करता है, मैक्सिमम गलती करते हैं। तो इस गलती को नहीं करना कि यहाँ इस गामा आर टी बाई कैपिटल एम में कैपिटल एम को किलोग्राम में लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये गलती ना करें, सवाल करेंगे हम इसमें भी गलती नहीं होने देंगे इस चीज को। अच्छा, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि V प्रोपोर्शनल टू T होता है अगर एक पर्टिकुलर गैस के लिए, यानी कि एक ही गैस में भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हो सकती है चाल। V प्रोपोर्शनल टू रूट T फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए गिवन गैस दी गई गैस के लिए, किसी दी गई गैस के लिए कितनी होती है, गामा आर टी बाई ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो ये एक अलग रूप है कि भाई ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर अंडर रूट बीटा बाई रो, बीटा अपॉन रो, हम इसका प्रूफ करते हैं। हालांकि इसका प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है आप इसको यूनिट एंड डायमेंशन विमीय विधि से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन विमीय विधि से तो आपने पहले चैप्टर में प्रूफ किया भी होगा, तो विमीय विधि से तो आप सब कर लेंगे। लेकिन फिजिकली इसका क्या प्रूफ है, प्रैक्टिकली हम उसको प्रॉपर मैथमेटिक्स लगा करके कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं वो देखते हैं। हालांकि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो रिजल्ट याद रखें, सवालों में रिजल्ट काम आएगा, रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। बट कुछ बच्चों को फील के लिए अच्छा ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, फील के लिए बता रहा हूँ कि भैया फील के लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रूफ होता है ये। लेकिन उसके लिए मुझे इतना याद रहना चाहिए कि पहले इसकी ध्वनि तरंगों की समीकरण क्या होती है। ध्वनि तरंगे की दो समीकरणें थी, विस्थापन समीकरण डिस्प्लेसमेंट वेव, है ना, विस्थापन तरंग, और दाब तरंगे प्रेशर वेव। ये बात हमें याद होनी चाहिए कि भाई ये थी इसी फॉर्मेट में चलती है, दाब की तरंगों की फॉर्मेट में चलती है, तो हमें वो चीजें याद होनी चाहिए तभी इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो उसको बस फील करने के लिए समझें, रिजल्ट आपको याद रखना है, काम का रिजल्ट है। कैसे करते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे इस वॉल्यूम में हवा में है और हवा में क्या चल रही है, साउंड चल रही है। साउंड चल रही है तो किसी एक्स वाले पार्टिकल पर प्रेशर है डेल्टा पी। इस डेल्टा पी के बारे में आप जानते हैं पहले से ही, क्या होता है डेल्टा पी नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हम जानते हैं प्रेशर वेव के बारे में, किसी भी एक्स वाले पार्टिकल पर ये समीकरण काम करेगी उसके प्रेशर वेव के लिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट वाले में यहाँ पर ऐसा आता था, एस नोट आता था, यहाँ साइन आता था, है ना। इतने हमें पता है। और हमें ये भी पता है बीटा क्या होता है, ये क्या होता है डेल्टा पी बीटा एस नोट के, ये भी पता है क्या होता है ना। इतनी बातें हमें ऑलरेडी पता है। ये क्या था, एक्सेस प्रेशर किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण पर ये एक्सेस प्रेशर कितना है, ये एक्सेस प्रेशर आयाम था। एक्सेस प्रेशर मतलब अधिक प्रेशर। ये बातें हमें पहले से पता है। अब इसके बेसिस पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि यहां से भी इसका प्रेशर पी डेल्टा पी है एक्स वाले पर, एक्स वाले पार्टिकल का। एक्स वाले से अगला पार्टिकल ले लिया एक्स प्लस डी एक्स पर। कहां पर लिया, एक्स प्लस डी एक्स पर। छोटा सा आगे चला, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल पार्टिकल से आगे जरा सा, तो इसका मास dm मान लो, इसका वॉल्यूम dv हो जाएगा adx। तो इधर से जब अगले पार्टिकल पर प्रेशर होगा, भाई हर पार्टिकल का आयाम अलग अलग होता है,
तो हर पार्टिकल पर प्रेशर भी हर इंस्टेंट पर अलग अलग होगा, क्योंकि वो तो फंक्शन है, वेरिएबल है, हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, है ना, हर समय पे भी अलग अलग आएगा। हर एक्स वाले के पार्टिकल का प्रेशर अलग अलग होता है, तो इससे अगले वाले का कुछ और होगा, थोड़ा सा आगे है तो कुछ और बदल दिया। मान लीजिएगा उसमें जितना प्रेशर पहला था उससे थोड़ा सा डी डेल्टा पी, स्मॉल चेंज इन, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज आया डेल्टा पी में, तो ये आया डी ऑफ डेल्टा पी, डी ऑफ डेल्टा पी, इतना सा चेंज आ गया अगले वाले पार्टिकल पर प्रेशर। तो इसका मतलब इस पे फोर्स अलग होगा, इस पे फोर्स अलग होगा, तो नेट फोर्स ही मिला करके कितना होगा इस छोटे से मास पर, जो कि लगभग एक पार्टिकल के जितना है, एक कण के जितना है। तो नेट फोर्स कितना आएगा, क्या एफ नेट कितना जाएगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अच्छा, अब ये क्या होता है बेटे, ये होता है इसका मास कितना जाएगा, dm इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका पार्टिकल का, ये वाला का पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा कण का। F1 कितना आ जाएगा, एरिया इंटू ए इंटू डेल्टा पी, और इस पर कितना आएगा, ए इंटू डेल्टा पी प्लस ए इंटू डी ऑफ डेल्टा पी। भाई टोटल प्रेशर तो ये है ना, डेल्टा पी प्लस दिस, ये तो आएगा, एरिया से मल्टीप्लाई इस प्रेशर में कर दो, इस दाब में कर दो, तो ये आ गया, तो माइनस के ए डी ऑफ डेल्टा पी, ये आ गया एक्सेलरेशन। इसमें नीचे डीएम भी ला सकते हैं, है ना, डीएम नीचे ले आओ, डीएम का मतलब क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी, और रो डीवी के बाद चलिए डीवी का मतलब होता है ए डी एक्स, डीवी का मतलब ए डी एक्स, तो रो ए डी एक्स इंटू ए पी बराबर माइनस ए डी ऑफ डेल्टा पी, ए से कट जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आ गया माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पी, और नीचे आ जाएगा रो, नीचे आ जाएगा रो, तो ये माइनस भी आया, यानी कि मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए। अगर मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए तो डेल्टा पी का डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका कोस का क्या आ जाएगा, साइन, साइन में आता है माइनस का, तो माइनस के बीटा के एस नोट, ये तो है ही, एक माइनस के बाहर आ जाएगा, और तो कोस का आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गया बेटे बीटा के स्क्वायर एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुल मिला के बात ये हुई, हमारे पास इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे, अब ये वैल्यू यहां रख देंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आ गया है। जब इसको यहां रखेंगे तो दिस इज माइनस बीटा एस नोट के स्क्वायर डिवाइड बाय रो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बेटे क्या है, किसी कण का त्वरण है उस समय, किसी भी समय पर, तो अब हमें पहले से पता है कि भाई एस बराबर एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो डी एस बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो डी एस बाई डी एक्स में तो माइनस के बाहर आ जाएगा, सॉरी टी के सापेक्ष, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है डी एस डी वी बाई डी टी, उसको वेलोसिटी तक पहुंचाओ, पहले वेलोसिटी से एक्स ए तक पहुंचाओ, तो पहले डिफरेंशिएशन किया तो डी एस बाई डी टी से इसका वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की, तो क्या वेलोसिटी से ओमेगा बाहर आ जाएगा, यस एस नॉट ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। हालांकि हम इसको एस एच एम में भी जान चुके हैं, वेव में भी जान चुके हैं इस बात को, लेकिन दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि एक्सेलर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डी वी बाई डी टी सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में करना है, ये खास बात याद रखनी। तो क्या होगी, फिर से करेंगे, ओमेगा बाहर आ जाएगा और कोस का माइनस भी होगा, माइनस के साइन, तो एस नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको उठा के इसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो, क्योंकि यही तो एक्सेलरेशन है, माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लॉजी एस नोट से एस नोट गया, माइनस से माइनस, और साइन वाले से साइन वाला गया, बीटा बचा, रो बचा, और बेटे के स्क्वायर बचा, ओमेगा स्क्वायर। आपको ये पता ही है कि भाई v बराबर ओमेगा बाई के होता है, v बराबर ओमेगा बाई के होता है, जिसमें ये वाला v कौन सा है ध्वनि की चाल, है ना, ध्वनि की
चाल होती है, ये तो तरंग की चाल होती है ना, v बराबर ओमेगा बाई के। और ये v किसका है, ये कण की चाल है, कण की चाल, इसलिए तो कण का त्वरण है, कण भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं वहीं के वहीं। चलिए, तो इसके हिसाब से जब यहाँ रखेंगे तो ये v ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर बन जाएगा ओमेगा बराबर v की, तो v स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये v अलग है, ये v अलग है, कभी से कंफ्यूज हो जाओ। ये ध्वनि की चाल है, तरंगों की चाल का फॉर्मूले में आता है, ये छम्मा हो गया इससे, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो, बीटा बाई रो आ गया। तो ये प्रूफ हो गया इसका, बिल्कुल प्रॉपर मैथमेटिक्स लग गया है, जो हमने थ्योरी कैलकुलेशंस पढ़ी वो सारी की सारी बिल्कुल ओके सेट बैटरी और बिल्कुल प्रैक्टिकली भी मैच करेंगी। हालांकि इस प्रूफ की हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट फील के लिए कि अच्छा यार हमने इतनी जो कहानी पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी यूजफुल है, तो इसलिए बच्चों इसको याद रखें। और अच्छी बात है कि आप डेरिवेशन को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको फील आए फिजिक्स की। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारी ध्वनि की चाल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन खंडों पर निर्भर करती है, क्या क्या खंड होते हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर दाब का प्रभाव है। दाब का प्रभाव में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है गामा पी बाई रो। किसी भी ध्वनि तरंग की चाल का फॉर्मूला गैस में, किसी गैस में ये रहता है ना, गैस में गामा पी बाई रो रहता है, किसी भी गैस के लिए ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, एक निश्चित गैस के लिए अगर बात करें गामा पी बाई रो, अब हमें इसे देखने से ऐसा लगता है कि भाई अगर P बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, P बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, बट ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है फिर, देखो एक्चुअल में जब P बढ़ता है ना तो रो भी बढ़ता है, जिससे कि P बाई रो क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब ये नियत हो गया तो उसका और किसी गैस के लिए गामा तो फिक्स होगा, है ना। एक निश्चित गैस के लिए, निश्चित गैस के लिए V बराबर गामा पी बाई रो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, दाब से निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, दाब से, दाब पर कह सकते हैं, दाब पर निर्भर नहीं करती, दाब पर निर्भर नहीं करती। चलो जी, अच्छा अब बात यह है कि भाई गामा पी बाई रो ठीक है, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि भाई हमारे पास पी वी बराबर NRT था, P बराबर इसको M बाई कैपिटल MV कैपिटल M RT लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे भाई, गाम रो RT बाई M, तो P बाई रो को क्या लिख सकते हैं, RT बाई M लिख सकते हैं, P बाई रो को RT बाई M लिख सकते हैं। और अगर ताप नियत रहे तो RT बाई M भी नियत हो जाएगा, नियत किसी एक गैस के लिए है, ध्यान रखें, किसी दी गई गैस के लिए, एक दी गई गैस के लिए है, फिक्स गैस है अगर, तो फिक्स गैस के लिए R फिक्स M फिक्स, तो इसका मतलब P बाई रो नियत हो गया, और अगर ये P बाई रो नियत तो V नियत हो गया। तो इसका मतलब निश्चित ताप पर, क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर दाब बदलने से गैस की वेग में, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर गैस के दाब में परिवर्तन करने पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को लिख लें अच्छे से, निश्चित ताप पर गैस के दाब में परिवर्तन करने पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं ताप पर, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, गामा RT बाई M। अच्छा जी, गामा RT बाई M, तो ताप आपका अंडर रूट के अंदर है, तो हम अगर एक निश्चित गैस की बात करें तो क्या M फिक्स होगा, उसका अनुभार फिक्स होगा, गामा फिक्स होगा, है ना। तो एक निश्चित गैस के लिए, एक निश्चित गैस के लिए V समानुपाती हुआ
T के, इसके प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट बाई T1 बाई T2। ठीक है, तो ये अपने पास V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2 आ गया। तो टेम्परेचर ध्यान रखना कि टेम्परेचर किस में है, केल्विन में लेना, बिना केल्विन के मत ले लेना इसको भाई, नहीं तो आंसर गलत आ जाएंगे। टेम्परेचर के रिलेशन ये रखना। अच्छा, टेम्परेचर बदलेगा अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग एम भी अलग अलग हो जाएगा, है ना। अगर गैस अलग है, यदि गैसें अलग हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तो गामा एंड एम भी अलग होंगे। फिर आपको ये लगाना V बराबर अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, फिर ये लगाना, क्योंकि फिर क्या होगा, हर सब गैस के लिए आर तो फिक्स है। फिर तो ये लगाना V1 बाई V2 अंडर रूट ऑफ गामा 1 T1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन गामा 2 T2। फिर तो ये लगाना पड़ेगा ना भी, अगर अलग अलग गैस है। लेकिन गैस अगर एक ही हो, इसलिए मैंने यहाँ कहा है फिक्स गैस के लिए आएगा V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। और यहाँ फिर से ध्यान रखें इस चीज का कि केल्विन में है। ओके, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी मान लो हमारा टेम्परेचर जो है T1 मान लीजिएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, T1 0 डिग्री सेल्सियस है ना। केल्विन में कितना आ जाएगा, 0 प्लस 273, और T2 किसी T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐसे लिख दिया। तो अगर T डिग्री सेल्सियस में लेके आने, किसी T डिग्री सेल्सियस में लेके आना, तो T1 T2 को ऐसे लिखा जा सकता है ना। T1 को लिख लिया 0 प्लस 273, इसको लिख लिया T प्लस 273। अच्छा, इसकी पावर कर देंगे 1/2। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो V1 को लिखो V0, ये किसी टेम्परेचर पर है T पर डिग्री सेल्सियस में, तो 273 बटे T प्लस 273। अभी अंडर रूट है, हमें चाहिए VT, तो VT बाई V0 T प्लस 273 और 273, और इसको हम लिख दिया ऐसे। तो VT बराबर V0, अच्छा इसको लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में कर लेंगे तो 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर 1/2। किसी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया, T इन डिग्री सेल्सियस, अगर ताप डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको 0 डिग्री सेल्सियस की वेलोसिटी पता है, 0 डिग्री सेल्सियस की वेलोसिटी पता है, जो कि लगभग कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर ये पता है तो आप किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में डालो, उस टेम्परेचर पर, उस ताप पर उसकी चाल आ जाएगी, उसकी चाल आ जाएगी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट, है ना। किसी भी ताप पर बोलेगा कि भाई 50 डिग्री पर कितना, 500 डिग्री पर कितना, 200 डिग्री पर कितना, 800 डिग्री पर कितना सेल्सियस में, तो यहाँ रखते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ताप में चेंज बहुत कम हो, ताप में चेंज बहुत कम हो, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री, है ना, अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो देखोगे ये वैल्यू बहुत कम आएगी। सोचो यहाँ डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो क्या ये वैल्यू बहुत कम आएगी, आएगी कि नहीं। और अगर ये वैल्यू कम आएगी तो क्या मैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ। तो स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1/2 उसको टफ कर देती है कैलकुलेशन को। तो फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय को यूज कर सकते हैं। द्विपद प्रमेय क्या होती है मैं थोड़ा सा बता दूं पहले। द्विपद प्रमेय होती है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो उसको 1 प्लस nx लिखा जा सकता है, जबकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। x की वैल्यू
मतलब जितना भी x हो 1 से छोटा, लगभग उसका 10% से छोटा छोटा होना चाहिए, 1 का 10% से छोटा छोटा। तो 10% मतलब बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पावर तो अगर पावर आती है तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है ना, तो उससे बचने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। यहाँ तक तो कैलकुलेशन हमारी सिंपल है। ये तो हमारा टेम्परेचर केल्विन में, इसमें जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें 0 डिग्री सेल्सियस की चाल पता होनी चाहिए, याद भी रख सकते हैं 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने टेम्परेचर में कहा कि भाई 6 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री या 1 डिग्री भी बढ़ाऊं तो कितना चेंज आएगा चाल में, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूं, है ना। वो ध्यान रखना, वो फॉर्मूला जो मैं अभी निकालने वाला हूं वो केवल थोड़े से ताप में परिवर्तन के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज तो हमारी यहां तक की कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, देखो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं से आगे वी टी बराबर वी नोट 1 प्लस, अगर टी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, टी बाई 273 की वैल्यू, यानी कि टी की वैल्यू 273 से बहुत छोटी है। भाई अगर ये वाली सारी वैल्यू 1 से कम है, अगर ये 1 से बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 को अंदर लाया जा सकता है कि नहीं। तो टी बाई 2 इंटू 273, तो क्या वी नोट प्लस वी नोट इंटू टी बाई 546, है ना, 546। अच्छा वी नोट कितना होता है, मैंने बताया अभी 332 मीटर पर सेकंड होती है ये चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो आपको याद रखनी है। तो ये 332 रख लूँ मैं। तो ये सोल्व करने पर आप देखोगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो लगभग 0.61 टी किसी टेम्परेचर पर ये चाल आ जाएगी। लेकिन ये कब लगाना, जब टी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, जब बहुत छोटा हो, किससे, 273 से छोटा, यानी भाई 2 4 5 10 डिग्री के लिए तो छोटा ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कहूं कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो चाल में, अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो v प्लस वी नोट, चाल में वी नोट प्लस 0.61 हो जाएगा, चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। क्या सही है? बिल्कुल। अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखो तो वी नॉट प्लस 0.61, यानी कि चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी। 2 डिग्री सेल्सियस रख देंगे तो 2 के हिसाब से वृद्धि हो जाएगी, 3 रखेंगे 3 के हिसाब से, 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री तक रख सकते हैं, 15 तक रख सकते हैं। छोटा है ना अभी काफ़ी, है ना। तो लगभग जनरली हमारे लिए अगर बात करें तो हम तो ऐसे रूम टेम्परेचर पर रहते हैं जिसमें 20 30 40 50 60 डिग्री 40 50 से भी नीचे का टेम्परेचर रहता है। तो इतने कम टेम्परेचर चेंज के लिए तो 273 से बहुत छोटा है ये वैल्यू, तो है ना, डिग्री सेल्सियस 273 से तो बहुत छोटा है ना, 30 40 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बोल दे कि भाई ताप में 200 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, 100 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, या जो है 70 80 कर दी, 500 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, तो क्या ये फॉर्मूला लगाओगे? नहीं। फिर कौन सा लगेगा? जो एग्जैक्ट है, क्योंकि फिर बायनोमियल नहीं लगा सकता। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा टी की वैल्यू 300 डिग्री सेल्सियस, फिर तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो मैं आ ही नहीं सकता, फिर तो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, बायनोमियल लगा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये तो तब है जब हमारे पास ताप में 2 4 5 10 डिग्री की वृद्धि हो रही हो, तब उससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इससे भी वही आएगा और इससे भी वही आएगा, इससे तो कभी गलत आएगा ही नहीं। इसमें तो चाहे आप 1 डिग्री पे कर लो, 2 पे कर लो, 3 पे कर लो, 4 पे कर लो, बस क्या होगा, कैलकुलेशन टफ होगी। भाई अगर यहाँ 1 डिग्री रखोगे तो उसको हल करना बहुत मुश्किल काम है कि नहीं है, अगर यहाँ 5 डिग्री रख दोगे तो हल करना बहुत मुश्किल काम है कि नहीं है। तो उससे बचने के लिए ही हमने ये कैलकुलेशन लाए हैं, है ना। और चूंकि हम रूम टेम्परेचर पर रहते हैं, रूम टेम्परेचर का परिवर्तन 20 30 5 10 डिग्री तक होता है, तो उसके हिसाब से साउंड की जो चाल होगी हवा में वो थोड़ी बहुत ही परिवर्तित होती है, जो कि इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ताप में परिवर्तन बहुत ही कम होता है। इसको रट सकते हैं वी नॉट प्लस 0.61 टी, वी नॉट प्लस 0.61 टी, टी इज इन डिग्री सेल्सियस, टी इज इन डिग्री सेल्सियस। और मैंने एक बात कही कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.61 वृद्धि हो जाती है। किसकी चाल में भाई? ध्वनि की। ये ध्यान रखना, कभी किसी और की चाल बढ़ा दो, ध्वनि की चाल में, और वो भी किसमें? हवा में, है ना, हमें हवा की बात कर रहे हैं। ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है, कहाँ? हवा में। ध्यान ये भी रखना भाई, हवा की बात हो सारी कहानी, क्योंकि हवा में है ये वाली चाल, हवा, एयर।
ठीक है, या वैक्यूम में भी लिख सकते हैं इसको 320 मीटर पर, वैक्यूम में तो चलेगी नहीं, वैक्यूम में मत चल लेना भाई, कभी वैक्यूम में भी रखो, है ना, लाइट चलती है वैक्यूम में, है ना, लाइट की तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में भी और हवा में भी इतनी रहती है लगभग। तो लेकिन इसकी सिर्फ हवा में मीडियम चाहिए इसके लिए, वैक्यूम में मत सोच लेना कभी, सोचो वैक्यूम में भी इतनी है, वैक्यूम में तो साउंड की बात नहीं है, चलना ही नहीं जब, तो क्या चाल की बात करेंगे। तो ध्यान रखें 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल में हवा में 0.16 मीटर 1 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलिए, ये फॉर्मूला भी काम आ सकता है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट आंसर इसी से आएगा। कम टेम्परेचर के लिए भी इसको इस्तेमाल करोगे तो दोनों से आंसर समान आते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले में हमने पढ़ा V = कितना, गामा RT बाई एम पढ़ा हमने, अभी यही तो पढ़ा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इफ T ऑल्सो कॉन्स्टेंट, T भी नियत है, अगर T भी नियत है ना, अगर T नियत है तो क्या V समानुपाती हो जाएगा √m के लिए, √m। अगर मान लीजिएगा गामा भी ले तो सकते हो, तो गामा भी ले सकते हो अलग अलग गैस के लिए, गैस डिफरेंट है तो गैस डिफरेंट होगी तो ये भी ले सकते हैं। अगर गैस अलग अलग है, गैस अलग अलग है लेकिन ताप सबके नियत रखे, तो फिर सबके गामा और एम अलग अलग होंगे, आर तो फिक्स रहता ही है, फिर ये लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँगी गामा भी नियत है, गामा भी नियत हो, तो मतलब सारी गैस मोनोएटॉमिक है बट अलग अलग है, सभी गैस कैसी कर दी, एक परमाणु कर दी, लेकिन गैस अलग अलग कर दी एक परमाणु में भी, है ना, एक परमाणु गैस अलग अलग कर दी, जैसे हीलियम आर्गन है तो एक परमाणु, तो गामा सबके लिए अलग सेम, लेकिन अणुभार तो अलग अलग हो गया, तो फिर ये लिख देंगे 20/1/√m। ये कब लगाना, तब गामा भी नियत हो, ठीक, और ताप भी नियत हो, T और गामा दोनों नियत हो तो ये लगा देंगे। तो ये बात हमारी इस बात से, इसी फॉर्मूले से सारी चीजें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए, हवा की चाल का प्रभाव। हवा की चाल में कुछ नहीं है, मान लीजिएगा ये क्या है, ये ध्वनि की चाल है और इधर हवा चल रही है VW, तो अगर ध्वनि भी इधर जा रही तो कितनी हो जाएगी टोटल चाल, V ध्वनि को लिख लेंगे S साउंड से, VS लिख दिया, VS प्लस VW। और अगर मान लीजिएगा ध्वनि इधर जा रही और हवा इधर की है, हवा इधर की है, तो फिर कितनी चाल हो जाएगी, VS माइनस VW। ध्वनि की चाल में से हवा की चाल घट जाएगी, ध्वनि की चाल में से हवा की चाल घट जाएगी, इसके विपरीत तो घटा देंगे, इसकी डायरेक्शन में तो जोड़ देंगे। क्लियर। और अगर मान लीजिएगा ध्वनि की चाल इधर है, VS इधर है और VW इधर है, तो ये थीटा, तो फिर क्या होगा, इस तरफ VW कोस थीटा आ जाएगा, तो VS प्लस VW कोस थीटा। और अगर ऐसे है, इधर साउंड की है, इधर हवा की चाल है, तो ये थीटा हो गया, तो इधर कौन आ जाएगा, VW कोस थीटा, है ना, तो VS माइनस VW कोस थीटा। तो इस तरीके से इस पे चाल पे फर्क पड़ता है। सोचो, जब आप बोलते हो और उधर से पीछे से हवा आ रही है, तो आपकी हवा के साथ साथ साउंड की बहुत तेजी से पहुंच जाएगी आगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर उधर से भी बहुत तेज हवा आ रही है, आप बोल रहे हैं, तो सामने वाले को सुनाई नहीं देता, क्यों, आपकी हवा की जो चाल है वहाँ पहुंच ही नहीं पा रही, आपकी चाल जो साउंड की चाल थी वो कम हो गई, वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही वो इतनी जल्दी, तो बहुत लेट पहुंच रही है या फिर सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, नमी एक तरह की जो हवा में होती है, उस पर क्या फर्क पड़ता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि आर्द्रता बढ़ने पर साउंड की चाल बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि शायद नमी बढ़ जाने से घटनी चाहिए, तो याद रखेंगे कि अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड घटती है ना, स्पीड ऑफ साउंड घट जाती है। कारण क्या होगा भाई, देखो V बराबर क्या था, √ऑफ गामा P बाई रो, तो दाब और गामा तो कांस्टेंट मान लो, तो किसके समानुपाती आ गई, तो आ गई 1/√ऑफ रो के, 1/√ऑफ रो के आ गई।
ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई डेंसिटी पर फर्क पड़ रहा, तो ध्यान रखें जो सूखी हवा होती है ड्राई एयर, उसका घनत्व ज़्यादा होता है ह्यूमिड एयर से। ह्यूमिड मतलब आर्द्र, ड्राई मतलब सूखी। ऐसा क्यों? ऐसा मान लो कि जैसे सूखी हवा है उसमें सारे पार्टिकल है, हवा में पार्टिकल धूल के भी हैं, लेकिन जो आर्द्र होगी, नमी वाली होगी, उसमें पानी के कण धूल के कणों पे बैठ करके उस धूल के कणों को जमीन पे नीचे बैठा देते हैं, ऐसा मान लो। तो जब धूल के कण सूखी हवा में से धूल के कण गीले होकर के नीचे बैठ गए तो वो हवा की घनत्व बढ़ा घटा घट गया। इसलिए सूखी हवा का घनत्व ज्यादा होता है, आर्द्र हवा का घनत्व कम होता है। यानी कि आर्द्र के लिए ये कम हो गया तो ये स्पीड बढ़ गई। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर ये आर्द्रता बढ़ा दी जाती है तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब घनत्व कम हो जाता है जिससे कि आर्द्रता बढ़ने पर स्पीड बढ़ जाएगी। ध्यान रखें दोबारा से, आर्द्रता बढ़ने पर स्पीड बढ़ जाएगी ना कि घटेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नमी बढ़ी तो उसमें चाल और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ऐसा लगता है कि शायद नमी बढ़ने पर चाल घटती है, लेकिन वास्तव में बढ़ेगी। इस फॉर्मूले से देखो। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। आर्द्रता बढ़ने पर भी बढ़ते, आप ये कह लेंगे कि आर्द्रता बढ़ी तो डेंसिटी घटी तो स्पीड बढ़ी, आर्द्रता घटी डेंसिटी बढ़ी स्पीड घटी। दैट इज द रिलेशन। ये याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए ध्वनि की चाल पर कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड दे रखी है एट एनटीपी, सामान्य ताप तथा दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये है। तो आपको दे रखा हाइड्रोजन, हवा और हाइड्रोजन के घनत्व का अनुपात। तो आपसे पूछा पहला पार्ट, हाइड्रोजन में चाल बतानी कितनी होगी एनटीपी पर। तो भाई आप डायरेक्ट बता सकते हैं एनटीपी पर हाइड्रोजन में चाल बतानी, तो V बराबर क्या होती है, क्या गामा RT गामा P बाई रो होता है ना, गामा P बाई रो होता है। तो दाब तो नियत है, एनटीपी पर दाब तो नियत है, ठीक है। अच्छा, ये भी हाइड्रोजन भी डायटोमिक होती है और हवा को भी आप डायटोमिक मान लो, है ना, एक तरह से ऑक्सीजन मान के चलो, हवा मतलब ऑक्सीजन मान लो, ठीक। तो ये भी डायटोमिक है, द्विपरमाणुक, तो गामा भी नियत, प्रेशर भी नियत। तो आप कह सकते हैं मैं समानुपाती किसका आ गया, रो के, इसका समानुपाती। तो V ऑफ एयर और V ऑफ H2 रो 2 अपॉन रो 1 या रो H2 अपॉन रो एयर, कितना आ गया, H2 कितना, ये कितना है 16, तो ये कितना आ गया 1/16, 1/4। तो VH2 बताना, तो 4 इंटू 332, तो 32 164 12 यानी कि 1300, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, इतने मीटर पर सेकंड। तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल इतनी होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट हो रहे हैं, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 546 डिग्री सेल्सियस और 3 एटमॉस्फेरिक दाब पर। तो दाब से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, दाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसने टेम्परेचर बदल दिया, टेम्परेचर बदल देंगे अगर, तो टेम्परेचर बदल देने पर आपसे पूछा है हाइड्रोजन की चाल। अब हाइड्रोजन की चाल कितने टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर T पर, और हाइड्रोजन की 0 डिग्री सेल्सियस पर पता है हमें। तो इसको मैं ये भी लगा सकता हूँ फॉर्मूला T/273 की पावर 1/2, ये लगा दूँ चाहे, क्योंकि यहाँ 546 दे रखा जो उसका डबल होता है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होगी, टाइम बचेगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, BT बराबर, ये तो मेरी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है,
ये क्या है, वी नोट है बेसिकली H2, तो आ गई 1328, 1 प्लस 546 273। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 546 डिग्री सेल्सियस में दे रखा, इसका मतलब यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट वाला नहीं लगाने वाला, जो लगभग में किया था हमने बाइनोमियल लगाने के बाद आया था, वो नहीं लगाने के, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये 2 बार कटेगा इससे, 2 और 1 3, तो 3 का अंडर रूट आएगा √3, 3 2 8 √3 कर लो, चलो है ना। तो VT इतने मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड, 1328 √3 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल होगी 546 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ठीक, चाहो तो इसमें आप ये भी लगा सकते हो कि V हाइड्रोजन एट T, क्या लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो गामा RT/m, गामा पता ही है इसका, डायटोमिक गैस है, R भी पता होता है, ताप कितना होगा 546 को आप उसमें बदल लो केल्विन में, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास अणुभार रख दो, तब भी निकाल सकते हो। तो एक मेथड ये भी हो जाएगा, है ना, इससे भी निकाल सकते हो, तो उसमें कर लो चाहे इससे कर लो। ये मैंने इसके करने के बाद ही आता है फॉर्मूला भी, इसके करने के बाद ही आता है फॉर्मूला, तो इसीलिए आप इस वाले को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि 57 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की दुगनी चाल किस ताप पर होगी। 57 डिग्री सेल्सियस, देखो अभी पहले ध्यान रखें, V बराबर फॉर्मूला रख लें गामा RT/m। तो कोई गैस है, उसमें ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेल्सियस पर जो भी है, उसकी दुगनी चाल किस ताप पर होगी। तो यानी कि ये और ये तो नियत हो गया, तो V समानुपाती √T, तो V1/V2 √T1/T2 लगा सकते हैं। यहाँ से V1 मान लो V है, तो ये 2 भी हो जाएगी डबल, और ये कितने टेम्परेचर पर है T1 कितना बेटे, T1 लिख लेंगे 57 प्लस 273, 7 और 3 10, 7 और 5 12 और 1 13, तो 2 और 1 3, 330, और ताप दूसरा निकालना है, इससे कट गया 1/4 बराबर 330 T2, स्क्वायर करे दोनों तरफ का, स्क्वायर करके अंडर रूट हट गया, तो T2 बराबर 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, इतने केल्विन, ध्यान दें इतने केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में लाना तो 1320 माइनस 273, तो इसकी यूनिट बन जाएगी डिग्री सेल्सियस में, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 2 में से 2 गया 0, 1047 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इतना ताप कर दूंगा, तो इसका मतलब उसकी चाल दुगनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ध्वनि की चालों पर बेस्ड, जिसमें दिया हुआ है हीलियम और नाइट्रोजन में एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात करो। हमें पता है कि ध्वनि की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, V = √γ RT/m। m क्या है, अणुभार। यहाँ अणुभार दे रखे इनके, हीलियम का 4 है और नाइट्रोजन का 8 है ना। चलिए अच्छा, जब ये गैस कैसी है, एक परमाणुक, ये कैसी है द्विपरमाणुक, इसमें 2 आ रहा, इसका मतलब गामा भी अलग अलग होगा दोनों के लिए, क्या दोनों का अणुभार भी अलग अलग होगा, लेकिन एनटीपी पर मतलब दोनों का ताप समान है, आर तो हमेशा ही समान रहता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि V समानुपाती हुआ किसके, γ/m के, यानी कि V1/V2, V1 कौन है, हीलियम, दूसरा कौन है, नाइट्रोजन, बराबर √γ हीलियम अपॉन गामा नाइट्रोजन इंटू m नाइट्रोजन अपॉन m हीलियम। तो ऐसा लिख लेंगे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा। ठीक, चलो जी, अब हमें पता है V हीलियम बटे V N2। अब हमें पता है कि एक परमाणु के लिए गामा कितना होता है, भाई गामा की वैल्यू कितनी होती है हीलियम के लिए, दैट इज 5/3, और नाइट्रोजन के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, नाइट्रोजन के लिए कितनी होती है भाई
7/5। ये आपको याद होगी क्योंकि हम ये वाला चैप्टर हीट वाला पढ़ चुके हैं। वहाँ से हमें पता है कि द्विपरमाणु के लिए ये होती है और एक परमाणु के लिए ये होती है। तो बस वैल्यू रखो और आंसर कितना, ये आएगा 5/3, ये आएगा 7/5। ठीक है, और बेटे ये आया 28 और ये आया 4, तो 4 सते 28 आ गया। 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 25/3 अंडर रूट, तो 5/√3 मतलब 5/√3 इसका आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल नाइट्रोजन में 14 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के बराबर होगी। यानी कि चाल बराबर है दोनों में, लेकिन किस ताप पर होगी, ऐसा दोनों के ताप अलग अलग होंगे, है ना, दोनों के अणुभार अलग अलग हैं। तो दोनों द्विपरमाणु है तो दोनों का गामा भी समान कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि V = गामा RT/m, तो क्या अलग है, गामा भी सेम हो गया, R भी सेम, ताप और M, तो हम कह सकते हैं V1/V2 √T1/T2 इंटू M2/M1, है ना। पहली गैस को नंबर 1 मान लो, दूसरी गैस को नंबर 2 मान लो, है ना। तो यानी कि आप क्या कहेंगे, और V1 बराबर V2 है, ये दे रखा है V1 बराबर V2, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो V1 की जगह V, ये भी V, दोनों बराबर है, तो अंडर रूट टेम्परेचर, बेटा T1 कितना है, T1 हमें निकालना है, T2 कितना है 14 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आएगा 4 और 3 7, 7 और 1 8, 287, है ना, 287। तो यहाँ पर आया M2 कितना है नाइट्रोजन का 28, और सर कितना है 32, ये कट चुका है, यहाँ 1 आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, 1 बराबर T1 बराबर 287, 28 कुछ कट रहा है, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 7/8, 7 से भी कट रहा है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, यानी कि T1 कितना आ गया 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 केल्विन। केल्विन में आएगा ये आंसर तो, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में कर दो। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 में से माइनस कर दो, 273 इसमें से माइनस कर दो, 328 माइनस 273, 8 में से 3 गए 5, 11 में से 7 गए, अच्छा 12 में से 7 गए 5, 55 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो चाहे तो आप आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें लिख दो, केल्विन में दिया हो तो केल्विन में लिख दो। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, गामा क्यों समान हुआ, क्योंकि दोनों गैस कैसी है द्विपरमाणु है, द्विपरमाणु का मतलब गामा समान हो गया, ठीक है। और ताप तो पूछा ही अलग अलग, अणुभार दोनों के अलग अलग है ही, आर तो हमेशा ही बराबर होता है सब गैसों के लिए, तभी तो सार्वत्रिक गुणांक कहते हैं इसको, है ना, नियतांक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 मोल हीलियम का है, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, उनको मिक्स किया, उस मिक्सचर में 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल ज्ञात करनी। पहले ध्यान रखिए कि 27 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना, केल्विन में। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन। तो जहाँ पे भी ताप की जरूरत पड़ेगी हमें केल्विन में यूज कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें V निकालना है मिक्सचर में, तो क्या होती है गामा RT/m, गामा RT। तो ये मास, ये भी मिक्सचर का चाहिए, मिश्रण का चाहिए, और ये भी मिक्सचर का चाहिए। तो ये दो काम हमें कहाँ से सीखेंगे कि भाई गामा मिक्सचर और M मिक्सचर, ये हमें कहाँ से पता लगेंगे, ये हमें हीट वाले चैप्टर से पता लगेंगे। हीट वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी इस चीज़ को समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि भाई गामा मिक्सचर कैसे निकालते हैं। फिर भी हम उसको दोबारा ले लेते हैं। मान लो हमें मिक्सचर का M निकालना,
तो क्या होता है m1 n1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वैल्यू किलोग्राम में होनी चाहिए, तभी मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, ये किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हीलियम का अणुभार कितना होता है 4, इसका कितना होता है 32, तो यानी कि 1 × 4 × 10 की घात -3 प्लस 2 × 32 × 10 की घात -3 डिवाइड बाय 1 + 2 कितना आ गया भाई ये वाला, तो 4 32 दूनी 64 और 4 68, 68/3 × 10 की पावर -3 किलोग्राम आ चुका है। ये मिक्सचर का अणुभार हुआ। अब बात करते हैं गामा मिक्सचर की। गामा मिक्सचर क्या होता है भाई, गामा मिक्सचर आप ऐसे निकाल सकते हैं Cp/Cv होता है, ये भी मिक्सचर का निकाल लो, मिक्सचर मतलब मिश्रण का। तो आप एक काम करो, पहले Cv निकाल लो, तो Cv निकल जाएगा, Cp = Cv + R कर देंगे। तो Cv क्या होता था, Cv होता था Cv ऑफ मिक्सचर N1Cv1 प्लस N2Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। और बेटे N1 कितना होगा 1, Cv1 क्या ये एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस के लिए 3/2R होता है ये, प्लस ये 2 मोल है और ये 5/2R होता है, अपॉन 1 + 2 कितना आया, ये आया बेटे 2 से 2 कट गया, 2 × 5 = 10 और 3 13 बटे 3R, 3 क्या 2 भी आएगा नीचे 6 हो जाएगा। ये आ गया Cv ऑफ मिक्सचर, Cv ऑफ मिक्सचर। और Cp ऑफ मिक्सचर क्या होगा, Cp ऑफ मिक्सचर हो गया Cv ऑफ मिक्सचर प्लस R, ये तो पढ़ा ना हमने, Cp - Cv = R होता है, तो क्या Cp = Cv + R होता है। मेयर्स फॉर्मूला, जो मेयर का सूत्र था वो लगा दिया। तो यहाँ पर हमने सूत्र को लगाने के बाद क्या बना भाई 13/6R प्लस R, तो 6 और 3 9 19 R/6 19 R/6 ये आपके पास आ गया। तो Cp/Cv की वैल्यू यहाँ रख दो, Cp कितना आया 19 R/6 और Cv मिक्सचर 13 R/6, ये तो कट गया, तो आया 19/13। अब क्या बस वैल्यू रखनी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, वैल्यू रखो। ध्यान इस बात का रखना है किलोग्राम में लेना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आर हमें पता ही 8.31 होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है ना। अच्छा अब V निकालना है, तो V में रखो वैल्यू कितनी आई 19/13 और R की वैल्यू 8.31, T की वैल्यू 300 केल्विन और बेटे मिक्सचर आया अपना 68/3 × 10 की पावर -3। इसे सोल्व कर लेंगे तो लगभग आंसर आ जाएगा 400.9 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।